नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तक्षशिला यूके में। लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 को लेकर के। आपने बहुत अच्छे से उसे पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, कृपया करके उसे देख लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल के ऊपर, वहाँ सारी क्लासेस एक साथ डाली गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आज अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर केवल इतिहास वाला पार्ट अलग करके लेके चलूँगा, भारतीय संविधान वाली जो डीप क्लासेस है वो अलग लेकर के चलेंगे। यानी कि पॉलिटी में हम लोग अलग चर्चा करेंगे अब, और इतिहास में हम लोग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे उन चीज़ों को लेकर। दूसरी बात, कुछ लोग शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग पेड कोर्स चला रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ आपको कह देना चाह रहा हूँ कि कोई पेड कोर्स नहीं है। इसके बदले में आपको कोई रुपया पे नहीं करना है। आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी, उसके बदले भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। मैं आपसे फिर अपने मंच के माध्यम से, तक्षशिला के चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। और वो लोग जो शायद इस तरीके की भ्रांतियाँ मन में रख रहे हैं, वो लोग कृपया करके सुन लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे या ऐसा कुछ होगा भविष्य में। आप पढ़िए, यही गुरु दक्षिणा है, आप सिलेक्शन लीजिए, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपकी हमारे प्रति, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं चीज़ों को जानने की। तो आज हम लोग इस क्लास में इतिहास के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, एक जो है वो माउंटबेटन योजना है, उसे जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि माउंटबेटन योजना क्या थी। लेकिन उस माउंटबेटन योजना को जानने से पहले थोड़ा सा आधारभूत समझ, उसकी जानकारी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। हुआ क्या, लास्ट क्लास में आपने देखा कि 1935 के इलेक्शन के बाद 1935 में अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। उस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत दर्ज करी, जिसमें से 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 6 में कांग्रेस बहुमत के साथ थी और 2 प्रांतों में अंदर कांग्रेस जो थी वो गठबंधन के साथ थी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, आप सभी जानते हैं। 1939 टू 1945 दूसरा विश्व युद्ध चलता है। तो जो भारत का वायसराय है लिन लिथगो, वो क्या करता है कि बिना कांग्रेस की सहमति के या बिना मंत्रिमंडल की सहमति के भारत को दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बना देता है, और दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बनाने के साथ भारत युद्ध में उतर जाता है, यानी भारत को झोंक दिया जाता है। तो इस चीज़ से नाराज़ होती है कांग्रेस। पहली चीज़ कांग्रेस की बात क्या थी कि देखिए, आपने युद्ध में भारत को डाल दिया, आपको हमारी सलाह लेनी थी, आपने सलाह नहीं ली। तो ये कांग्रेस को लगा कि यार ये तो हमारी उपेक्षा करी गई है, हमें कुछ भी नहीं समझा गया। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया कि सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और जब सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया गया तो एक संवैधानिक आपातकाल की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई। देश चलेगा कैसे, भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इसी के चलते हुए क्या हुआ, यहाँ पर एक पार्टी का नाम आपने सुना। जब कांग्रेस ने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया तो 22 दिसंबर को 1939 को इस्तीफा दिया था, अक्टूबर 1939 में। 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या बनाया, मुक्ति दिवस बनाया। क्या बनाया, मुक्ति दिवस। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि चलिए भारत को आखिरकार कांग्रेस से छुटकारा मिल गया, ठीक है। इस मुक्ति दिवस में मुस्लिम लीग के साथ कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो चीज़ें कैसे बदलती हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भारत को किसी न किसी तरीके से पटाने की कोशिश कर रही है। पटाने का मतलब क्या है कि भारत एक तरीके से हमारे साथ आए, और उसमें बड़ी मुद्दा क्या है कि कांग्रेस किसी तरीके से हमारे साथ आ जाए। और अगर कांग्रेस हमारे साथ आती है तो हमारा जो भी निर्णय है वो एक कारगर रूप से यहाँ पर स्थापित हो पाएगा, हम अच्छे से एशिया में भारत को बचा पाएंगे, ठीक है। देखिए, उसके उधर क्या चल रहा था दूसरी तरफ। अभी आपने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि म्यांमार वर्मा को भारत से अलग करा गया। दूसरी तरफ जब ये विश्व युद्ध चल रहा है तो जो ब्रिटेन है, उसके जो विपक्षी गुट हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, या आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपका चीन वाला हिस्सा है, रूस है, ये सब क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन पे दबाव बना रहे थे कि भारत को भी आज़ाद करिए। तो किसी ना किसी तरीके से ब्रिटेन के पक्ष में भारत रहे, इसलिए सारी लगातार कोशिश चल रही है। इसी कोशिश के अंदर 1940 में क्या लाया जाता है,
अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्या लाया जाता है, क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन से भी कुछ नहीं होता, उसके बाद 1945 में बेबेल योजना आती है और इस बेबेल योजना के तहत ही 1945 में शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता होता है। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत पहुंचता है। ये सब चीज़ें यहाँ देखो इन सब चीज़ों को डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतिहास वाला पार्ट होगा, जब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करूँगा वहाँ इन्हें डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जब मैं पॉलिटी में संविधान सभा के निर्माण की चर्चा करूँगा वहाँ भी इन सब का डिटेल में मैं जिक्र करूँगा। अब आपको पॉलिटी की क्लासेस अलग मिलेंगी, इतिहास की क्लासेस अलग मिलेंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यही जानना पड़ेगा कैबिनेट में। तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान बनाने के पीछे मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन के एक सदस्य थे जिनका नाम था क्लाइमेट एटली। क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है और चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी बच्चे? लेबर पार्टी की। और उस लेबर पार्टी की सरकार के पीएम कौन है? वो क्लाइमेट एटली है। ये सब कैसे हैं? उदारवादी हैं, यानी कि इनकी विचारधारा कैसी है? उदारवादी विचारधारा के लोग। ध्यान से समझना, देखो विचारधारा का इंपॉर्टेंट रोल होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बनने में। जो जिस विचारधारा का होगा, कोई उग्रवादी विचारधारा का होगा, कोई आपका उदारवादी विचारधारा का होगा, कोई शांतिवादी होगा, ठीक है। वो अलग अलग विचारधारा अलग अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ठीक है। देखिए, तो उदारवादी इनकी विचारधारा है लेबर पार्टी की। तो क्लाइमेट एटली ने ही कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी के चलते क्लाइमेट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन का एक बड़ा उद्देश्य क्या था, मैं चर्चा करूंगा आपकी सब चीज़ों की, ठीक है। वो था संविधान सभा का निर्माण करना। तो आप अगर देखोगे कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। इसी के तहत संविधान सभा बनी और इस संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। तो इस बैठक ने सबको चौंका दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ शामिल हुई थी मंत्रिमंडल के अंदर, संविधान सभा के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं पहुँचा। और जब संविधान सभा की मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य नहीं पहुँचा तो वहाँ पे एक मांग सामने रखी मुस्लिम लीग ने, कहा कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, यानी कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा संविधान सभा का। और ये सब चीज़ें जब नॉलेज में पहुंची किसकी? क्लाइमेट एटली की। तो क्लाइमेट एटली को मजबूरन क्या करना पड़ा? जो वायसराय थे यहाँ पे बेवेल, उन्हें हटा करके माउंट बेटन को वायसराय बनाना पड़ा और माउंट बेटन के साथ एक प्रस्ताव भारत में भेजा गया। उसी को हम क्या कहते हैं? माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक तरीके से माउंट बेटन योजना ही आधार है किसका? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। बहुत आसानी से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बात करूँगा आप लोगों से, आराम से समझिए ठंडे दिमाग से। देखिए, बहुत अच्छे नोट्स आप बनाना बच्चे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं तो आपको बात कुछ समझ में आई। यहीं से क्या होता है कि माउंट बेटन योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। चलूँ मैं फिर माउंट बेटन योजना क्या है, तो आपका एक आधार बना। देखो, अभी गड़बड़ मत करना कि ये सब क्या है, संविधान सभा कैसे बनी, ये पॉलिटी के पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ इतिहास वाला पार्ट। मैंने क्या लिखा है? आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ मैंने लिखा है कि आरओ लोअर अपर पीसीएस के लिए। बाकी मेरे बच्चे, ये अगर आप उत्तराखंड दरोगा देने वाले हैं तो ये भी आपको 100% काम करेगा। आप उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल देने वाले हैं तो आपको काम करेगा। आप एसएससी देने वाले हैं, आप एनडीए देने वाले हैं, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, जिसमें भी इतिहास आता है, तो ये हर क्लास में आपको काम करेगा, हर पेपर में आपको लाभ देगा, ठीक है। अब देखो, हेडिंग लगा लो, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। तो सबसे पहली बात, माउंट बेटन योजना कब लाई गई? देखिए, मजबूरी हो गई। संविधान सभा के बनने तक ये नहीं पता था कि इस तरीके की घटना घटेगी, तो इसलिए मजबूरी में क्या लानी पड़ी? माउंट बेटन योजना लानी पड़ी। और इस माउंट बेटन योजना को कब लाया गया? 3 जून 1947 को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। कब?
3 जून 1947 को। इसीलिए इस योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 जून योजना भी कहते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 3 जून योजना क्या है, तो वही माउंटबेटन योजना जो है वही 3 जून योजना के नाम से भी जानी जाती है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि माउंटबेटन योजना आखिरकार पहली बात तो है क्या। ठीक है, देखो इसके मुख्य बिंदु क्या है। मैं आपसे मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगा माउंटबेटन योजना की। करूं? पहला मुख्य बिंदु क्या है, देखो वो ये है कि भारत को इस योजना में क्या कहा गया, जब पाकिस्तान की मांग शुरू हुई तो यानी कि भारत को 2 हिस्से करने पड़ेंगे मुझे। एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, एक मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा गया कि भारत को 2 संप्रभु राज्य भारत को 2 संप्रभु राज्यों यानी कि एक भारत ही बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा में बांटा जाएगा। ये किस में कहा गया था? माउंटबेटन योजना का पार्ट है कि भारत को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु मतलब जो राष्ट्र किसी के अधीन नहीं होंगे, वो राष्ट्र जो किसी के अधीन नहीं होंगे, यानी कि जो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, यानी कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो या ना हो, ठीक है, उसकी भी यहाँ छूट दी गई थी। ठीक, तो पहली बात क्या कही गई यहाँ पे माउंटबेटन योजना में कि भारत को 2 संप्रभु राज्य जिसमें एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा, इसमें बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या करी गई थी यहाँ पे कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें मतलब जो हमारे देसी राजा है, देसी रियासतों को इच्छा अनुसार किसी भी राज्य में शामिल होने की छूट होगी। यानी कि जो भी देसी रियासत होगी हमारी, वो किसी भी राज्य का मतलब क्या है, या तो वो भारत में जा सकता है या वो पाकिस्तान में जा सकता है। उन्हें छूट होगी, वो जब चाहें उस राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है, तो 2 बातें मुख्यतः आपने देखी। देखो तीसरी बात एक और है, लेकिन तीसरी बात जानने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझना बात को। देखो उस समय तक क्या था बच्चे, आप नोट कर लेना बच्चा आराम से। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहीं पे क्या था कि जो आखिरकार मसला था वो एक मसला तो इधर था, इधर बांग्लादेश वाले पार्ट, यानी कि जो मुस्लिम लीग वाला हिस्सा था। मैं आपसे कहूँ कि एक तो पश्चिम बंगाल था जो हिंदू बाहुल्य था, और एक पूर्वी बंगाल था जो मुस्लिम बाहुल्य था। एक तो इसके विभाजन को लेकर समस्या थी जो वर्तमान में बांग्लादेश है। दूसरी समस्या थी इधर पंजाब वाले पार्ट को लेकर के कि इस पंजाब वाले पार्ट में कैसे विभाजन होगा। ठीक है, इन 2 क्षेत्रों के विभाजन को लेकर के बड़ी समस्या थी। इसलिए क्या करा गया कि बंगाल व पंजाब के विभाजन हेतु, यानी कि ये बंगाल ये पंजाब के विभाजन हेतु जनमत संग्रह कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ वोटिंग करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो किस हिस्से में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो भारत में शामिल होना चाहेंगे तो हम भारत में शामिल कर देंगे, अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे तो हम पाकिस्तान में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 मुख्य बिंदु किसके थे? ये 3 मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए माउंटबेटन योजना के। ठीक है, इस माउंटबेटन योजना की पुष्टि करने के लिए अब ध्यान से समझना, कांग्रेस ने दिल्ली में क्या किया? एक सम्मेलन करा। ठीक है, यानी कि 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। दिल्ली में क्या होता है? कांग्रेस अधिवेशन होता है। मेरे बच्चे किसकी पुष्टि के लिए? माउंटबेटन पुष्टि के लिए, पूछने के लिए क्या ठीक है भाई? तो यहाँ पे भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया।
जो अभी आपको मैंने बताया कि भाई माउंटबेटन योजना में क्या कर रहे हैं, भारत के 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग सहमत हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा हो रही है, तो पूछा जाता है कि भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था बच्चे? ये प्रस्ताव रखा था गोविंद बल्लभ पंत ने। ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत ने क्या रखा था? भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने। ये वो अब्दुल कलाम नहीं है जिन्हें आप देखते हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिनकी एक पत्रिका बड़ी फेमस है जिसका नाम है अल हिलाल। ये भी पेपर में बहुत पूछी जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये अधिवेशन हुआ और अंततः जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस समझौते को या इस योजना को, माउंटबेटन योजना को मान लिया, तो वही माउंटबेटन योजना फिर किस रूप में प्रदर्शित हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में आई। ठीक है, तो ये रही माउंटबेटन योजना। अब मैं आपको आज बता देता हूँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास इतिहास अलग तरीके से चलेगा और पॉलिटी की डीप क्लासेस अलग तरीके से चलेंगी। इतिहास में हम वही देखेंगे, आधुनिक भारत की चर्चा करेंगे, उसमें अलग जो टॉपिक्स है उनकी तरफ मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो आप हेडिंग लगा लेना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है उनकी चर्चा हम करेंगे। आप सभी जानते हैं माउंटबेटन योजना को ही आगे प्रसारित करने के बाद क्या सामने आई? आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 औपनिवेशिक राज्यों का गठन होगा। 2 औपनिवेशिक राज्यों का गठन करा जाएगा या गठन होगा। बात समझना, डोमिनियन स्टेटस वाले, यानी कि ये कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1947 में कि जब तक भारत अपना संविधान नहीं बनाएगा तब तक वो क्या माना जाएगा? एक डोमिनियन स्टेटस माना जाएगा, यानी कि औपनिवेशी राज्य माना जाएगा। ध्यान रखना, किसकी स्थापना करी जाएगी? 2 राज्यों की स्थापना करी जाएगी जो औपनिवेशी राज्य होंगे, जिसमें एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। और ये देखिए औपनिवेशी राज्य की बात करी जा रही है, यानी कि तब तक जब तक ये अपना संविधान लागू नहीं कर लेते। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, प्रत्येक प्रांत में या प्रत्येक राज्य में, यानी कि भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। ठीक है जी, किसकी नियुक्ति होगी? गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट या इंग्लैंड का सम्राट। ब्रिटेन का सम्राट इसकी नियुक्ति करेगा। देखो यहाँ पे भारत का सम्राट नहीं कहा गया, यहाँ पे क्या कहा गया? ब्रिटेन का सम्राट कहा गया या इंग्लैंड का सम्राट कहा गया। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब भारत उसके अधिकार क्षेत्र से अलग हो गया है। भारत को अलग करने की बात हो गई है, भारत को स्वतंत्र करने की बात हुई है, इसलिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसका भारत से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ठीक, अब किस किस की नियुक्ति होगी? दोनों राज्यों में होंगे। तो पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत में जो गवर्नर जनरल बनाए गए वो कौन थे भाई? जो वायसराय थे उन्हीं को फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि वायसराय नहीं कहा, मैंने आपको बताया था कि वायसराय का मतलब क्या होता है? सम्राट का प्रतिनिधि। और यहाँ अब सम्राट नहीं है भारत का कोई भी, इसीलिए क्या कहा गया? यहाँ ध्यान रखना, उसे गवर्नर जनरल कहा गया। और यहाँ किसे बनाया गया? वही माउंटबेटन जो थे उन्हीं को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये माउंटबेटन कब तक गवर्नर जनरल रहे? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक, यानी कि 21 जून 1948 तक माउंटबेटन क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद क्या हुआ? इस तिथि के बाद
एक गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्या बनाए गए थे? गवर्नर जनरल बनाए गए थे। कब से? 21 जून 1948 से जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बने। लिख लेना इस बात को कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल जो क्या बने, ठीक है, भारतीय। दूसरी बात अगर बताऊँ आपको, यहीं इनसे याद कर सकते हैं, पहला भारत रत्न भी किसे दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, ध्यान कर लेना। भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का पीएम किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि अंतरिम सरकार बनी और अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे गए वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आप पूरा लिखेंगे, मैंने लिखा JAL जवाहरलाल नेहरू, आप लिखेंगे पूरा। देखो अंतरिम सरकार क्या है क्या नहीं है मैं चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं इतिहास में अंतरिम चर्चा बताऊंगा आधुनिक भारत में, जब मैं आपसे बात करूंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की। ठीक है, वहाँ चर्चा करूंगा इस चीज़ की। ये तो हुआ भारत की बात। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी तो बनने हैं भाई गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मैं जी लिख दे रहा हूँ, कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनकी वजह से ही चाहिए इस्लामिक राष्ट्र। मोहम्मद अली जिन्ना बने। दूसरी तरफ इनके जो पीएम बने वो बने लियाकत अली। कौन बने? लियाकत अली बने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत के अंदर किसकी नियुक्ति हुई? गवर्नर जनरल माउंटबेटन। तिथि बता दी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तिथि बताई। इधर पाकिस्तान की आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। तो ये तो रही दो बातें इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा देखो भारतीय संविधान आप सभी जानते हैं कि कब बन करके तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। जब तक देश का प्रशासन कैसे चलेगा, तो तब तक ये निर्णय लिया गया कि जब तक भारत अपना संविधान लागू नहीं कर लेता तब तक भारतीय प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। ठीक है, जब तक नया संविधान लागू नहीं होता, जब ऐसा कि लिखो नए संविधान के लागू होने तक, ऐसे लिखो नए संविधान के लागू होने तक, नए संविधान के लागू होने तक प्रशासन यानी कि भारतीय प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से चलेगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो दूसरी बात, रियासतों को छूट दी गई थी, रियासतों की इच्छा थी के अनुसार, यानी कि रियासतों को छूट थी। अब ऐसे लिखो रियासतों को छूट, क्या छूट थी उन्हें? कि वो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, जहां उन्हें ठीक लगे वो अपनी मर्जी से उस देश को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब बात आई जो इन्होंने यहाँ करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए यहीं हो जाएगा कि मैंने आपको बताया कि जो समस्या थी वो एक समस्या तो पंजाब के बंटवारे को लेकर के थी और एक समस्या किसे लेकर के थी? आपकी बंगाल के बंटवारे को लेकर के थी। तो इसी चीज़ के चलते हुए दो सीमा आयोग बनाए गए, दो सीमा आयोग बनाए गए। एक बना बंगाल सीमा आयोग, एक बना पंजाब सीमा आयोग। ठीक, एक क्या बनाया? बंगाल सीमा आयोग बेटा, एक क्या बना? पंजाब सीमा आयोग। और इन दोनों सीमा आयोग में क्या करा गया? 2 सदस्य तो कांग्रेस के शामिल करे गए ताकि समस्या ना हो, और 2 ही सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल करे गए। ठीक है,
ऐसे ही इधर भी शामिल करे गए, 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के। और इन दोनों आयोगों के अध्यक्ष कौन बने, ध्यान से सुन लो। इन दोनों आयोगों के मतलब बंगाल सीमा आयोग के और पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, रेडक्लिफ बाबू को। ठीक है, किसे बनाया गया, रेडक्लिफ बाबू को। और आप पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब की तरफ कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। अभी पेपर में सवाल आया था, शायद कौन से पेपर में आया था मुझे ध्यान नहीं है, उससे पूछ लिया गया कि बताइए रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है। सबने याद कर रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं था, क्या दे दिया था, भारत और बांग्लादेश। और उसमें एक ऑप्शन दिया था भारत और अफ़गानिस्तान। मैक्सिमम बच्चा कहाँ लगा के आया, भारत और अफ़गानिस्तान लगा के आया। भाई जो ये वाला हिस्सा है, बंगाल वाला हिस्सा जिसमें पहले पाकिस्तान बना, उसे भी रेडक्लिफ साहब ने ही बनाया था, ध्यान रखना। बाद में 1971 में जब जंग हुई तो जब पाकिस्तान का ये हिस्सा क्या बना, बांग्लादेश बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बात समझ में आई, एक एक चीज़ क्लियर हुई। तो ये माउंटबेटन योजना और साथ में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा रही आपके साथ। ठीक, इतनी बातें अगर आप कर लोगे बहुत बेहतर हो जाओगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बना दे रहा हूँ अलग से, जिसमें आप बुक लिस्ट देख लेंगे, जिस पर मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे नोट्स के अलावा किन किन किताबों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अलग से बता दूंगा। इसके अलावा मन लगा के पढ़िए। और क्लास आज की कैसी रही, ईमानदारी से रिव्यू करना, एक एक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात समझ आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग मुझे। ठीक है, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।